हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अकेडमी एसएससी जेई चैनल में। सो गाइज, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जेई एग्जाम्स के लिए तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। आप तो यूपीपीसीएल के अंदर भी वैकेंसीज आ गई हैं, तो मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल आप सभी का स्वागत। सो गाइज, वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, अगर आप गेट, टीएससी, एई, जेई किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़कर कर सकते हैं। यहाँ पर इंडिया की बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल है। साथ के साथ गाइज, यहाँ पर आपको हर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराई जाती है। करना क्या होगा, राहुल11 कोड अप्लाई करना होगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। साथ के साथ आपको मेरी मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिलेगी एग्जाम की तैयारी के दौरान। चलिए गाइज, आगे बढ़ते हैं। गाइज, आप सभी के लिए हम एसएससी 2020 के लिए जो स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं उनके लिए हम इलेक्ट्रिकल मशीन का कोर्स लेके आए हैं, जो 21 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये एसएससी के गोल के अंदर है और मॉर्निंग से आपको क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। राहुल11 कोड अप्लाई करके आप 10% डिस्काउंट पा सकते हैं कोर्स पर। साथ के साथ गाइज, आपको मेरी पूरी टीम मिलेगी, केमिंदर सर, राजकुमार सर, ठीक है, और आपको नॉन टेक का पोर्शन भी इसी में कंप्लीट कराया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है गाइस कि आपका सर, बच्चे पूछते हैं कि आपका कोड लगाने पे सिर्फ आपका लेक्चर मिलेगा। ऐसा नहीं है गाइस, पूरी टीम और जो भी एजुकेटर्स अवेलेबल हैं एसएससी में वो सारे के सारे मिलेंगे। दूसरी बात है, टारगेट टाइम पर आपका बैच जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, और सबसे बड़ी बात, बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं क्या सर ये एसएससी के लिए है? नहीं गाइस, ये आपका यूपीपीसीएल के लिए भी है। ठीक है, आप इस बैच को फॉलो करके आप किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 एजुकेटर आपको टेक्निकल के मिलेंगे और 2 एजुकेटर आपको नॉन टेक के मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि नॉन टेक के एजुकेटर आपको हमारे अजय सर या रुनाक सर ही मिलेंगे। गाइज, यहाँ पर आपको नॉन टेक में जितने भी अंकित अवस्थी सर या बड़े बड़े एजुकेटर जो भी अवेलेबल है एसएससी में, सारे के सारे आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है गाइज, एडवांटेज क्या है इस बैच के? गाइज, इस बैच के एडवांटेज है आपको जो शेड्यूल है, प्रॉपर्ली एक शेड्यूल मिलेगा जिससे आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार होगी तैयारी के दौरान। कोई भी लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, इंग्लिश में पढ़े, हिंदी में पढ़े, कहीं से भी आप देख सकते हैं वीडियोस को। चाहे आप रिकॉर्डेड सेशन देखें, लाइव सेशन देखें, ठीक है, आंसर दे सकते हैं, लाइव पोल होगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी पोजीशन कहां पर चल रही है। आपके डाउट क्लियर होंगे हर 4th लेक्चर के अंदर, यानी 1 2 3 अगर आपके 3 लेक्चर हुए हैं तो चौथा लेक्चर हमेशा आपका एक डाउट सेशन होगा। क्विज एंड लाइव टेस्ट होंगे यहाँ पर। डिटेल रिपोर्ट आपको मिलेगी, आपने कितना स्टडी किया, दिन भर में कितने मिनट्स आपने स्पेंड करे, और पीडीएफ और लर्निंग मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल रहता है आफ्टर द लेक्चर। ठीक है गाइस, अब सर मैं सब्सक्रिप्शन कितने मंथ का लूं? 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, किसी भी मंथ का आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप नए लर्नर है देन गो विद 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान। ठीक है गाइस, तो राहुल11 कोड अप्लाई करिएगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। साथ के साथ आपको गाइस 1 ईयर का कोर्स 5400 का मिलेगा, जो कि आपको 6000 का मिलता है। जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आपके लिए इकोनॉमिकल रहेगा, क्योंकि एसएससी के सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है वो हाइक होने वाला है। तो राहुल11 कोड अप्लाई करिए और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, साथ के साथ मेरी मेंटरशिप और गाइडेंस भी। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी एनरोल्ड हो जाइए और अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल को टेलीग्राम पर माय डियर क्या कर लो, फॉलो कर लो। यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाती है और उन पीडीएफ में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मेरे साथ शुरू हो जाइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ओके गाइस, चलिए। तो गाइस, पेन और पेपर लेकर रेडी रहो। करना क्या होगा आपको, जो क्वेश्चन आपका राइट है राइट, जो रॉन्ग हुआ रॉन्ग। आखिरी में आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे, कितने आपके क्वेश्चन बने, जहां पर सिली मिस्टेक हुई है वहां पर सिली मिस्टेक भी आप लिखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इंडक्शन जनरेटर जो है वो कौन सी स्लिप पर वर्क करता है? बताएं गाइस। ऑप्शन नंबर ए दिया है आपको, ऑप्शन नंबर बी दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है एंड ऑप्शन नंबर डी दिया है। जल्दी बताएं गाइस, क्या आंसर होगा इसका? तो ए बी सी डी। ओके गाइस, तो यहां पर इंपॉर्टेंस है, देखो गाइस इसमें आंसर क्या है आपको ध्यान से देना है। पहली बात, अगर आपसे इंडक्शन जनरेटर की बात करता है एग्जामिनर,
तो माय डियर यहां पर आप सभी को पता है कि जो रोटर होता है वो क्या होगा, ns स्पीड से ज्यादा चलेगा। तो हम सभी को स्लिप का फॉर्मूला पता है, अगर nr ज्यादा होगा माय डियर तो क्या होगा, स्लिप आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो स्लिप नेगेटिव होने का मतलब क्या होगा, इट विल बी लेसर देन जीरो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर है। अब गाइज यहां पर क्या है, अगर आप इसे मोटर की तरीके से वर्क कराना चाहते हैं तो आपका एनएस जो होगा वो एनआर से ग्रेटर होगा, और स्लिप जो होगी ऑलवेज स्मॉलर देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसमें बिलोंग करेगा। ठीक, और अगर स्लिप आपकी ग्रेटर देन 1 हो जाए देन इट विल बी द प्लगिंग। ठीक है, तो आपको ये पूरी की पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, क्योंकि इसलिए बता रहा हूं गाइज, आजकल ट्रेंड यही चल रहा है, आपसे एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और ये जो एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपको थोड़ी नॉलेज होनी जरूरी है। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर रिले कौन से प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, कौन सी ट्रांसमिशन लाइन के लिए, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम लेंथ, शॉर्ट लेंथ, या आपका नो लेंथ क्राइटेरिया। सोच के आंसर दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है गाइस, बताएं व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। चलिए, तो देखिए गाइस इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, इसका जो आंसर है वो क्या है, मोर रिले जो होती है माय डियर वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पर यूज होती है। ठीक है, वोल्टेज रिस्ट्रेन डायरेक्शनल रिले होती है, इसका एक और नाम है। ठीक है, वोल्टेज रिस्ट्रेन डायरेक्शनल रिले, पावर सर्जेस एंड स्विंग्स से ही इफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर आपसे मीडियम लाइन के लिए पूछता तो आपको इंपिडेंस रिले याद रखना है, और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए आपका रिएक्टेंस रिले आपको याद रहना चाहिए, और रिएक्टेंस रिले रेजिस्टेंस से अफेक्ट नहीं होती। समझ रहे ना गाइस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए, लाइटनिंग अरेस्टर कहां पर लोकेटेड होता है, बस बार, ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा माय डियर, लाइटनिंग अरेस्टर का। देखो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, लाइटनिंग अरेस्टर जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लाइटनिंग अरेस्टर के लिए, पहली बात तो ये क्या है, एक प्रोटेक्शन करता है आपकी। किससे करता है प्रोटेक्शन, ये पता होना चाहिए भाई। देखो, ओवर वोल्टेजेस ड्यू टू इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक, आसमान से जो बिजली गिरती है उससे इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है, ये आप लाइन याद रखें। ठीक है, दूसरा, अगर आपका ट्रांसफॉर्मर है तो ट्रांसफॉर्मर के पास में आपको एलए मिलेगा, दोनों तरफ मिलेगा। ठीक है ना, ये क्या करेगा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपको लाइटनिंग स्ट्रोक से। और दूसरा क्या है, सब स्टेशन का पहला डिवाइस जो होता है वो एलए होता है, और जो लास्ट डिवाइस होता है वो भी एलए होता है। एलए लगता किसके बीच में, ये भी पता होना चाहिए। देखिए, एलए आपका जो होता है लाइन और फेस के बीच में लगता है, लाइन और फेस के बीच में। ठीक है, कनेक्शन बिटवीन लाइन एंड फेस। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है गाइस एलए को लेकर, यहां पर नॉन लीनियर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक को ये फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिया आप सभी ने। कीप इट अप गाइस, कीप इट अप, कीप इट अप, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत ही अच्छे, शाबाश। तो देखिए मैंने आपके साथ सारी जानकारी यहां पर डिस्कस की है, एक एक पॉइंट बता रहा हूं। अब यहां पर आइसोलेटर क्या होता है ये भी याद रखो, ये नो लोड पर, कमेंट में बताते जाओ। सर्किट ब्रेकर क्या करता है, मेक एंड ब्रेक करता है सर्किट को। चलिए नेक्स्ट, फॉर द ट्रैक्शन वर्क विच मोटर इज प्रेफर्ड, सिंक्रोनस मोटर, थ्री फेस इंडक्शन मोटर, डीसी सीरीज मोटर, या यूनिवर्सल मोटर। बताएं गाइस क्या आंसर होगा।
व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन? इसके लिए क्या आंसर होगा आपके लिए? कौन सी मोटर आप प्रिफर्ड करेंगे? तो बहुत बढ़िया गाइज, आप सभी सही आंसर दे रहे हो। गाइज देखो, सबसे पहली बात, जब ट्रैक्शन की बात होती है तो आपको चाहिए हाई स्पीड, वो सॉरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क। क्या चाहिए? हाई स्टार्टिंग टॉर्क। जब आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क सिर्फ एक मोटर कैरेक्टरिस्टिक में मिलता है, देखिए डीसी सीरीज मोटर, ऐसा नहीं है कि आपको इंडक्शन में नहीं मिलता, इंडक्शन मोटर के अंदर भी मिलता है, इंडक्शन मोटर के अंदर भी आपको मिलता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इंडक्शन मोटर के अंदर नहीं मिलता, मिलता है, लेकिन आपको डीसी सीरीज मोटर इसके अंदर प्रेफर करते हैं अपन लोग। अगर डीसी सीरीज मोटर नहीं दिया होगा तब आप इंडक्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, वो बिल्कुल राइट आंसर है। यूनिवर्सल मोटर एसी डीसी दोनों पे काम करता है। डोमेस्टिक मिक्सचर जो होता है आपका मिक्सर, उसके अंदर आप इस मोटर का यूज करते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। विच मोटर हैज द वाइडेस्ट वैरायटी ऑफ मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल? डीसी शंट मोटर, सिंक्रोनस मोटर, स्लिप मोटर या शेराज मोटर? विच इज द राइट आंसर? गाइस आराम से आंसर दो, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, अगर आपको पता है तो सीधा आप क्लिक करके मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए गाइस बताएं, व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन? माय डियर, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपके लिए? देखिए, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के पास आपके पास वाइड स्पीड कंट्रोल होते हैं, ठीक है, यहां पर। तो क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा ड्राइव्स की जरूरत होती है, और ड्राइव्स के लिए क्या होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज? स्पीड कंट्रोल करना। कभी आपको सामान बहुत तेजी से ले जाना है बेल्ट पर, कभी आपको धीरे करना है, कभी रिवर्स करना है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के साथ होना पॉसिबल है। फिर चाहे आपका V/F मेथड हो, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड हो, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड हो, ठीक है, कास्केडिंग मेथड हो, या फिर आपका रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड हो, ऑटो ट्रांसफार्मर मेथड हो, तो इन सारे के सारे बहुत सारे मेथड होते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के। तो इसलिए अपन लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसके अंदर बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे कम जो है सिंक्रोनस मोटर है, बिकॉज ये कांस्टेंट स्पीड पर चलती है, सॉरी, तो इसलिए इसके पास सबसे कम स्पीड कंट्रोल मेथड है, बिकॉज इट रन एट कांस्टेंट स्पीड। बताएं गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प गिव द हाईएस्ट ल्यूमन पर वॉट? सोडियम वेपर लैम्प, नियॉन लैम्प, मरकरी वेपर लैम्प एट लो प्रेशर, मरकरी वेपर लैम्प एट हाई प्रेशर? कौन सा इनमें से राइट आंसर होगा? बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूटिलाइजेशन से बनता ही बनता है हर बार। बताएं गाइस क्या आंसर होगा सभी के सभी? बहुत बढ़िया गाइस। चलिए, तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये है आपका सोडियम वेपर लैम्प। समझे बात? सोडियम वेपर लैम्प के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहली बात क्या है, सोडियम वेपर लैम्प जो होता है जब ये ग्लो करता है एट स्टार्टिंग में, तब माय डियर ये आपको देता है पिंक कलर की लाइट। जब ये आपका फुल ग्लो कर जाता है तब ये देता है आपको येलो कलर की लाइट। और ग्लो स्टार्टिंग से फुल ग्लो में इसे 10 से 15 मिनट लगते हैं, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है गाइस इसके अंदर, ये आपका यूज होता है स्ट्रीट लाइट में, ठीक है। 40 से 50 ल्यूमन इसका क्या होता है? आउटपुट होता है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या, हाईएस्ट भी इसी का ही होता है सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद क्या होता है, हाईएस्ट ल्यूमन पर वॉट भी इसी का ही है, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, गैस आयोनाइजेशन, ठीक है, लैंप की कैटेगरी में आते हैं ये सब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है आपको। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। फंक्शन ऑफ द चोक इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब सर्किट इज टू, किस लिए यूज करेंगे आप? बताएं, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन? एलिमिनेट करता है रेडियो इंटरफेरेंस, रिड्यूस नॉइस, रिड्यूस फ्लिकरिंग
इनिशिएट द आर्क एंड स्टेबलाइज इट। बताएं गाइस क्या आंसर होगा इसका? व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन? माय डियर देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, सबसे पहली बात क्या होता है, देखो आप सभी को पता है कि भाई ट्यूबलाइट जो होती है, फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट, इसके अंदर क्या होता है आपका आर्गन प्लस मरकरी, ठीक है, आर्गन गैस का आप यूज करते हैं और इसका आयोनाइजेशन करने के लिए आपको क्या जरूरत होती है? हाई वोल्टेज की जरूरत होती है एट स्टार्टिंग, हाई वोल्टेज एट स्टार्टिंग, ठीक है ना। तो जब आपको हाई वोल्टेज चाहिए तो आपको क्या यूज करनी पड़ती है? चॉक का यूज करना पड़ता है, जिससे आप आर्क का क्या कर पाए? इनिशिएशन कर पाए, इनिशिएट कर पाए, और उसके बाद आपकी जो ट्यूबलाइट है वो कंटिन्यूअसली ग्लो करे। इसके अंदर एक फ्लोरेसेंट मटेरियल का भी आप यूज करते हैं, ठीक है, फ्लोरेसेंट मटेरियल, ये व्हाइट कलर का चॉक पाउडर होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का चॉक पाउडर होता है। इसकी खासियत क्या होती है गाइज? ये जो आपकी यूवी रेज होता है और इंफ्रारेड होती है उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है, बट माय डियर जो आपकी विजिबल लाइट होती है उसे क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत से बच्चे करते हैं स्टार्टर का क्या काम है? स्टार्टर भी वही सेम वर्क करता है जो ये चॉक करेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे गाइस। इलेक्ट्रिक पावर फॉर द इल्यूमिनेशन इन द लोकोमोटिव इज प्रोवाइडेड बाय मेन स्टीम इंजन, स्मॉल टर्बो जनरेटर, या बैटरी, या सोलर सेल। क्या होगा राइट आंसर इसका? व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन? देखो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर देखो अब ये क्वेश्चन क्या है ना, थोड़ा एम्बिगियस है, बट आपके लिए जो इलेक्ट्रिक पावर लोकोमोटिव के अंदर मिलती है वो आपको कहां से मिलती है गाइस? वो आपको मिलती है स्मॉल टर्बो जनरेटर से। आपका जो व्हील होता है उसके ऊपर ये रखा रहता है और वहीं से आपको मिलती है, फिर ये बैटरी में जाती है, बैटरी के बाद आपको सप्लाई मिलती है। ऐसा क्यों? देखिए गाइज अगर स्मॉल टर्बो जनरेटर आपको डायरेक्टली अप्लाई कर दे अपन लोग, ठीक है, तो होगा क्या भाई? ट्रेन की स्पीड क्या होती रहती है? घटती बढ़ती रहती है। तो माय डियर क्या होगा? जब स्पीड घटती बढ़ेगी तो जनरेटर की जो वोल्टेज आउटकम्स हैं वो भी घटेंगे बढ़ेंगे, तो आपको फ्लिकरिंग वोल्टेज मिलेगी। कैसी मिलेगी? फ्लिकरिंग वोल्टेज मिलेगी। यानी आपको क्या कहते हैं, आपका जो बल्ब है ट्रेन के अंदर वो क्या होगा? जलेगा बुझेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। तो वो जो सप्लाई है वो बैटरी पर जाती है और बैटरी के बाद आपको वो बल्ब जो होता है वो आपका ग्लो करना स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस वो बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटर यूज फॉर एलिवेटर इन इज जनरली सिंक्रोनस मोटर, यूनिवर्सल मोटर, इंडक्शन मोटर, या रिलक्टेंस मोटर। बताएं गाइस क्या आंसर होगा इसका? व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन? देखिए गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका जो राइट आंसर है वो है इंडक्शन मोटर। ऑप्शन नंबर सी इंडक्शन मोटर इसका राइट आंसर। देखो मैंने अभी बताया था, देखो इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क को आप रेजिस्टेंस पुट करके इंक्रीज कर सकते हैं, और कोई भी चीज हैवी होती है उसे उठाने के लिए अपने को क्या चाहिए? हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। मानते हो कि नहीं? ठीक है, स्पीड कम चाहिए होती है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। अब वो अपन को कौन देती है? किसकी करेक्टरिस्टिक्स है? इंडक्शन मोटर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम राइट आंसर है, बिल्कुल गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेल्डिंग एक्सेसरीज? केबल, इलेक्ट्रोड होल्डर, हैंड स्क्रीन, या ग्लव्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन? बताएं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप जो आर्क वेल्डिंग करते हैं उसके अंदर आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है आपका होल्डर, और ये कनेक्ट होता है सप्लाई से। तो सप्लाई भी चाहिए, केबल भी चाहिए, और आपका इलेक्ट्रोड होल्डर भी चाहिए, ठीक है। तो और यहां पर आपका जो, अब इसमें प्रॉब्लम कहां पर आती है? ये भी सही है, ये भी सही है, बट सर इन दोनों में से कौन सा? हैंड स्क्रीन या ग्लव्स?
नॉट ए वेल्डिंग एक्सेसरीज, इनमें से वेल्डिंग एक्सेसरी जो नहीं है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो आंसर है इसका जो दिया हुआ है ग्लव्स, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये हैंड स्क्रीन भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है वो आंसर दिया गया है ग्लव्स। ठीक है, आप यहां पर ग्लव्स जो है डी आंसर है इसका। ट्रांसफॉर्मर यूज्ड फॉर द एसी वेल्डिंग सेट इज बूस्टर, स्टेप अप, स्टेप डाउन या इक्वल टर्न रेशियो टाइप। बताएंगे इस क्या होगा इसका आंसर, बताएं। देखो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो एसी वेल्डिंग होती है आपकी, कोई भी वेल्डिंग, वेल्डिंग का मतलब क्या है यार, आप मेटल को क्या कर रहे हो, मेल्ट कर रहे हो। ठीक है ना, और मेल्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए यार, हीट, और हीट के लिए आपको जरूरी होता है हाई अमाउंट ऑफ करंट। और हम सभी को पता है जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा, ट्रांसफॉर्मर के अंदर पावर होती है कांस्टेंट, तो उसकी सेकेंडरी साइड पे अगर वोल्टेज कम होंगे तो करंट बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, मेटल मेल्ट हो जाएगा और वेल्डिंग प्रॉपर्ली हो जाएगी। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छे गाइज, शाबाश। नेक्स्ट, ए रिले परफॉर्म द फंक्शन इज फॉल्ट आइसोलेशन, डिटेक्शन, प्रिवेंशन, ऑल ऑफ द अबव। बताएं व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। सोच समझ के आंसर देना है आपको, क्या इसका राइट आंसर होगा। समझ रहे बात, बिल्कुल भी हड़बड़ाहट करके गलत आंसर आपको टाइप नहीं करना, सही से आंसर दीजिएगा। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। देखिएगा सबसे पहली बात, भाई ये आपका अगर लाइन है तो यहां पर आपके सीटीपीटी कनेक्ट होंगे। ठीक है, ये सीटीपीटी कनेक्ट होंगे रिले से, और रिले कनेक्ट होगी यार सर्किट ब्रेकर से। ठीक है, जो लाइन को ट्रिप कराएगा। तो सबसे पहली बात क्या है, सीटी जो होगा वो करंट को सेंस करेंगे और कमांड देंगे किसे, रिले को, जो कि एनर्जाइज हो रही होगी डीसी सर्किट से। ठीक, और जैसे ही यहां पर एक प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा करंट होगा तो सर्किट ब्रेकर को ये क्या करेगी, कमांड देगी कि सर्किट को ऑफ कर दो या ओपन कर दो। तो गाइज यहां पर काम करती है रिले, जो काम करती है फॉल्ट डिटेक्शन क्या करती है, तो रिले जो है ब्रेन फॉर सर्किट ब्रेकर। समझ के बाद, तो ये आइसोलेशन प्रिवेंशन का काम नहीं करती है, ये आपको डिटेक्शन का काम करती है। इसके अंदर एक ही एक्सेप्शन है, वो कौन सा है, बुक होल्स रिले, जो आपका फॉल्ट का प्रिवेंशन भी करता है, ये एक्सेप्शन है। चलिए नेक्स्ट, एचआरसी फ्यूज प्रोवाइड द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओपन सर्किट, ओवरलोड, रिवर्स करंट या शॉर्ट सर्किट। बताएं। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी बहुत जरूरी है कि एचआरसी फ्यूज होता क्या है। बताएं गाइस, एचआरसी फ्यूज आपका क्या होता है, जल्दी बताएं। देखिए इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज जो है वो किसके लिए होते हैं, देखिए मेनली क्या होता है, अगर आपका शॉर्ट सर्किट बहुत छोटे टाइम के लिए हुआ है तो ये सर्किट को ओपन नहीं करेंगे। अगर आप शॉर्ट सर्किट हुआ और वो रिमूव हो गया लाइन से अपने आप ही ट्रांजिएंट टाइम के लिए, तो जो सर्किट जो होगा वो फॉल्ट नहीं होगा, मतलब जो फ्यूज है वो आपका बना रहेगा, यानी सप्लाई चलती रहेगी। लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट का ड्यूरेशन लॉन्ग टाइम के लिए, तो देन दे विल गेट ब्लो ऑफ एंड दे गेट ओपन सर्किट। तो लेकिन ये जो बेस्ट प्रोटेक्शन आपको देते हैं, ये आपको ओवर करंट ओवरलोड के अराउंड देते हैं। ठीक है, अगर आपका एचआरसी सर्किट ब्रेकर के लिए आप यूज करते हैं दोनों मिलाकर, तो सर्किट ब्रेकर जो होगा लो ओवरलोड करंट के लिए ऑपरेट होगा। ठीक है, लो ओवरलोड करंट के लिए ऑपरेट होगा। ओके गाइज, तो प्लीज कीप इन योर माइंड ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताएं, द स्केल ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज यूनिफॉर्म, क्रैम्ड, लीनियर या ऑल ऑफ द अबव। व्हाट शुड बी द राइट आंसर। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो गाइस सबसे पहली बात क्या है, आपको यहां पर आपका जो डिफ्लेक्शन टॉर्क आपको मिलेगा
वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, करंट के स्क्वायर के। तो यहां पर आपको क्या है, स्केल जो होगा वो बिल्कुल भी लीनियर तो मिलेगा नहीं, पहली बात लीनियर नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी और ए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब बच्चा क्या, क्रैम्प्ड। आपका स्केल क्रैम्प्ड होगा, मतलब क्या होता है क्रैम्प्ड का, कि आपकी जो लो होगी रीडिंग्स, तो स्केल आपका काफी करीब होगा, और जैसे जैसे आपकी रीडिंग्स हाई होंगी तो स्केल में क्या होगा, रीडिंग्स क्या होंगी, दूर दूर जाने लगेंगी, ठीक है, एट हाई रीडिंग्स पर, एट हाई रीडिंग्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, क्रैम्प्ड। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। पावर फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोड इज जनरली यूनिटी, लीडिंग, लैगिंग और जीरो। व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन? बताएं क्या होगा इसका, यूनिटी, लीडिंग, लैगिंग, जीरो, क्या होगा इसका राइट आंसर गाइस? व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन? देखो यार, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जो इंडस्ट्रियल लोड होता है वो किसका बना हुआ होता है, पहली बात। मतलब इंडस्ट्रियल लोड जो बनता है वो इंडक्शन मोटर से बनता है। किससे बनता है? इंडक्शन मोटर से। तो ये जो इंडक्शन मोटर्स होती हैं, ये कैसा पावर फैक्टर होता है इनका? लैगिंग होता है पावर फैक्टर। फुल लोड की बात करूं मैं आपसे, तो फुल लोड पर इनका पावर फैक्टर होता है 0.8 लैग, ठीक है। और अगर आपका नो लोड पर बात करी जाए तो इनका पुअर पावर फैक्टर होता है, ठीक है। और ज्यादा कहीं कहीं पर आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी यूज होती है डोमेस्टिक लेवल पर, तो इसका कितना होता है? 0.6 लैग। तो ऑलमोस्ट जो पावर फैक्टर होते हैं वो लैगिंग होता है, ठीक है, ओवरऑल। तो इंडस्ट्रियल लोड भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 80 से 85% जो होता है आपका वो इंडस्ट्रियल लोड होता है। डोमेस्टिक लोड जो होता है आपका वो 10 से 20% या 15% ले लो, ये होता है। तो आपको ये वैल्यूज भी याद रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है, एग्जैक्ट है। बाकी डाटा भी मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि यार अभी आपने रिसेंटली देखा होगा जो पेपर आया था आपका एसएससी जेई का, उसमें इनकरेक्ट ऑप्शंस काफी ज्यादा पूछे गए थे आपसे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। तो आपको थोरोली नॉलेज होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ डिमांड फैक्टर इज, क्या होगा इसका राइट आंसर? लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल्स टू 1 या डी 0? व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? तो डिमांड फैक्टर क्या होगा, बताएं गाइस। सारे के सारे आपको पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो डिमांड फैक्टर जो होता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है ना। मतलब क्या है आपका, एवरेज डिमांड ओवर, सॉरी, मैक्सिमम ओवर कनेक्टेड लोड, ठीक है। ऐसे ही आपको लोड फैक्टर ये भी लेस देन 1 होता है आपका, पी एवरेज ओवर पी मैक्स, ठीक है। डायवर्सिटी फैक्टर एक अकेला ऐसा है जो आपका ग्रेटर देन 1 होता है, तो सम ऑफ ऑल पी मैक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय पी मैक्स, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 1 होता है। तो डायवर्सिटी फैक्टर तो आपके लिए हो गया ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 हो गया आपके लिए लोड फैक्टर हो गया आपका, ठीक है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हो गया, ठीक है, आपका डिमांड फैक्टर हो गया। ये सारे के सारे लेस देन 1 होते हैं। एवरेज डिमांड, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है इसके लिए। इक्वल्स टू 1 आइडियल वैल्यू के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 इसमें किसी का नहीं, ठीक है। प्लीज टेक केयर ऑफ इट। सारी चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बता रहा हूं, जिससे आपका रिवीजन होता रहे। द स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर अंडर फुल लोड कंडीशन इज अबाउट, क्या होगी? 0.1, 0.03, 0.2, 0.8, क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन गाइस? जल्दी बताएं, मैं वेट कर रहा हूं आपके रिप्लाईज का, देख रहा हूं क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी बताएं गाइस क्या होगा?
देखो गाइस, सबसे पहली बात, जब आपसे बात हो रही है फुल लोड, ठीक है, एट फुल लोड, अंडर फुल लोड कंडीशन, ठीक। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी, फुल लोड पर अगर होगा तो आपका एनएस जो होगा, एनआर, दैट वैल्यू इज रिड्यूस्ड फुल लोड पर, ठीक है। तो आपका ये वाला जो वैल्यू होगा वो इंक्रीज होगा, है ना। तो ओवरऑल ये वैल्यू जो आती है वो पॉइंट्स में आती है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इतने से इतनी रेंज में आपकी स्लिप की वैल्यू होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एट स्टार्टिंग अगर पूछ ले आपसे स्लिप की वैल्यू क्या होती है, तो एनआर क्या होता है, स्टार्टिंग में 0 होता है, तो एनएस बाय एनएस स्लिप का वैल्यू 1, ठीक है। प्लीज टेक केयर ऑफ इट। जनरेटिंग सेक्शन में आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर यूज्ड इन द सीलिंग फैन इज, द मोटर यूज्ड इन सीलिंग फैन क्या होगा, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, कौन सा इनमें से राइट आंसर होगा। अब देखिए गाइज, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा गलत फ्रेम है, इसके अंदर ऑप्शंस थोड़े गलत हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी जेई एग्जाम में। तो यार ये जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इन्होंने आंसर दिया है, यहां पर ये नहीं होना चाहिए। यहाँ कैपेसिटर रन मोटर आपके लिए होगा, क्योंकि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर जो होती है उसके बाद 2 कैपेसिटर होते हैं, और आपके सीलिंग फैन के अंदर सिर्फ एक कैपेसिटर होता है, वो भी क्या होता है, रनिंग में लगा रहता है आपके साथ, ठीक है। तो इसमें कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता, तभी आपको आवाज नहीं आती फैन के स्टार्ट होने के बाद, ठीक है। लेकिन आपका जो स्क्वायरल केज इंडक्शन, जो आपका समरसेबल वगैरह रहता है, जो घर में आपका मोटर होगी पानी वाली, वहां पर उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी होता है। तो आप याद रखें, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। बताएं, डायनोमोमीटर टाइप वॉट मीटर रेस्पॉन्ड टू विच वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर, एवरेज वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर, पीक वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर, या पीक वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर, क्या होगा इसका राइट आंसर गाइस। 19th क्वेश्चन पे अपन लोग आ गए हैं। देखिए, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन माय डियर। डायनोमोमीटर टाइप, देखो डायनोमोमीटर टाइप जितने भी होते हैं सारे के सारे मैक्सिमम आपको वाट मीटर के लिए मिलेंगे। तो पहली बात तो ये एसी पे भी काम करते हैं, ये डीसी पे भी काम करते हैं। दूसरा ये होते हैं ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। तो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आपका एसी और डीसी विदाउट मॉडिफिकेशन आप यूज कर सकते हैं इनके अंदर, ठीक है। इन्हें एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। और ये जो करते हैं ये एक्टिव पावर को कैलकुलेट करते हैं, और वो भी एवरेज। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब रिएक्टिव पावर के लिए सर कौन सा होता है मीटर, इसके लिए आपका होता है केवीएआर, रिएक्टिव पावर मीटर, ठीक है ना। उसका मीटर अलग होता है, क्लियर। तो यहां पर एवरेज वैल्यू आपकी कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर। बताए, विच ऑफ द मीटर इज एन इंटीग्रेटिंग टाइप, एमीटर, वॉट मीटर, वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर, कौन सा इनमें से राइट आंसर होगा गाइस, बताएं। व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, एमीटर, वॉट मीटर, वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर, कौन सा राइट आंसर होगा गाइस, जल्दी बताएं। इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या था वो भी समझेंगे अपन लोग इस क्वेश्चन में। बताओ, जल्दी बताओ। अब तो मैं पानी पी लेता हूं, आप क्वेश्चन का आंसर बताएं। देखो गाइस, इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है कोई भी क्वांटिटी आपको डायरेक्टली कैलकुलेट होकर नहीं मिल रही, दो आप एनर्जी है, तो अगर आप पावर के साथ इसे क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो आपको ये एनर्जी मिलेगी। तो ये क्या है, इंटीग्रेशन हो रहा है दो क्वांटिटीज का, पावर टाइम, आपको तब मिल रही है एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और उसके बाद एक और मीटर होता है एम्पियर आवर मीटर, ठीक है, एम्पियर आवर मीटर।
ठीक है, AH। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। तो ये 2 मीटर आपको याद रखते हैं माय डियर मेरे लिए, ठीक है। बैटरी चार्जिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी जनरेटर इज यूज, बताएं। डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर या लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, क्या होगा इसका राइट आंसर गाइस? व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन? व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन माय डियर? सो गाइस एक बात आपको बताऊंगा, ये जो डीसी सीरीज जनरेटर है आपके लिए, ये यूज होता है एज एन बूस्टर। ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर इसे यूज करते हैं, ठीक है, डीसी ट्रांसमिशन लाइन में, और मिड प्लेस पर प्लेस करते हैं, मिड प्लेस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, मिड प्लेस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पर आप इसे प्लेस करते हैं। अब ये डीसी जो बैटरी होती है, इसे चाहिए होता कांस्टेंट वोल्टेज फॉर इट्स चार्जिंग, ठीक है। कांस्टेंट वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है और वो आपको देता है डीसी शंट जनरेटर, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसी होती हैं, ठीक है। आपका लोड करंट के हिसाब से यहां पर ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डीसी शंट जनरेटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नो लोड स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज वेरी स्मॉल, वेरी हाई, मीडियम या स्मॉल, व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? नो लोड स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज वेरी स्मॉल, वेरी हाई, मीडियम एंड स्मॉल, क्या इसका राइट आंसर होगा? जल्दी बताएं। सो माय डियर, इसका जो राइट आंसर होगा आपको नो लोड स्पीड पर बताएं। तो देखिए नो लोड स्पीड अगर होगा, तो देखो अगर आपका नो लोड स्पीड है तो आर्मेचर इसमें फील्ड करंट बराबर ही होता है और लाइन करंट इसके अंदर बराबर होता है। नो लोड पर क्या होगा, इस वैल्यू की करंट वैल्यू कम होगी, ठीक है ना, ये जो करंट की वैल्यूज होंगी ये कम होगी, तो फील्ड के अंदर भी करंट कम जाएगा क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है वाइंडिंग, ठीक है। दिस वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज, IL, IF, IA। तो जब ये वैल्यू कम होगी नो लोड पर तो फील्ड करंट भी कम होगा, इससे फ्लक्स भी कम बनेगा। हम ये वाला फॉर्मूला जानते हैं। तो माय डियर यहां पर हम सबको पता है दोनों के बीच में स्पीड और फ्लक्स के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी विक्रमानुपाती रिलेशनशिप होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो इफ दिस वैल्यू इज रिड्यूस देन दिस वैल्यू विल इंक्रीज, सो वेरी हाई स्पीड यू विल गॉट, तभी इसे कहते हैं नो लोड पर स्पीड, नो लोड पर इसे स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है, ठीक। चलिए, A circuit component that oppose the change, A circuit component that oppose the change in circuit voltage, बताएंगे इस क्या आंसर होगा इसका? सोच समझ के आंसर देना है आपको, ठीक है, बड़े आराम आराम से। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस या ऑल ऑफ द अबव, व्हाट शुड बी द आंसर गाइस? क्या आंसर होगा इसका? व्हाट इज द राइट आंसर? चलिए गाइस देखो यार, देखो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये फॉर्मूले तो पता ही है माय डियर। तो देखो कैपेसिटेंस जो होता है आपका वो अपोज करता है सडन चेंज इन, सडन चेंज इन वोल्टेज को, ठीक है, सडन चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता है, ठीक है गाइस, प्लीज टेक केयर ऑफ इट। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर माय डियर, ठीक है। सडन चेंज का ये अपोज करता है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है, टेक केयर ऑफ दैट। बाकी इंडक्टेंस करंट के चेंज का, करंट क्योंकि di/dt होता है, और ये क्या करता है, ये फ्लो का अपोज करता है, ठीक है। तो सारी बातें आपको पता होनी जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द, सॉरी, बी इज द राइट आंसर,
अगर आपसे करंट पूछेगा कभी तो भी, और अपोज पूछेगा करंट के फ्लो का तो रेजिस्टेंस। ठीक है, ये किसमें चेंज में अपोज करते हैं? मैग्नीट्यूड। अपने अंदर अलाउड तो होने देंगे, करंट को फ्लो होने देगा, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वोल्टेज, ठीक है, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड में सडन चेंज को अलाउड नहीं करेंगे। बताएंगे सीरीज रेजोनेंट सर्किट क्या बताता आपको। ठीक है, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन? ठीक है, चलिए देखिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या कंडीशन होती है। सारे पॉइंट्स को यहां पर आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं, जल्दी बताएं व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन माय डियर। देखिए गाइस, सबसे पहली बात तो सीरीज रेजोनेंस होता कब है? सीरीज रेजोनेंस कब टेक प्लेस होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक्सएल बाय एक्सी इस कंडीशन पे होता है। आप सभी को पता है इंपेडेंस सीरीज के अंदर क्या होता है, तो ये रेजोनेंस में दोनों बराबर हो गए, तो Z बराबर R हो गया, तो I अपॉन V बाय Z। ठीक है माय डियर, तो V बाय R हो गया, तो यहां वैल्यू क्या हो गई, घट गई, करंट की वैल्यू बढ़ गई क्योंकि इंपेडेंस आपका कम हो गया। ठीक है, तो और यहां पर आपका पावर फैक्टर जो होता है R बाय Z, तो Z बराबर R, तो यहां R बाय R जो होगा इक्वल्स टू 1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यूनिटी पावर फैक्टर मैक्सिमम करंट, यूनिटी पावर फैक्टर मैक्सिमम करंट इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। ठीक, जिन बच्चों ने भी बी आंसर दिया है बिल्कुल राइट दिया है। ठीक है, अब आपको कमेंट करके मुझे बताना पैरेलल के लिए कंडीशन, जो भी स्टूडेंट बताएगा मान जाऊंगा कि हाँ भाई बात सुनते हो आप सब। ठीक है, ऐसे नहीं बाकी सब भी सुनते हैं बट कहना पड़ता है। ठीक, चलिए बताएं गाइज, यहां पर आपको रीडिंग बतानी है, मूविंग आयरन एमीटर कितना कैलकुलेट करेगा फॉर द गिवन करंट। ठीक है, आप सब आंसर बताएं इसका क्या होगा, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। बताएं व्हाट शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, सो माय डियर देखो इसमें करना कुछ नहीं होता, आपको आईआरएमएस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डीसी के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस A1 बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस ए बाय, तो यहां पर देख लो आप, तो डीसी कंपोनेंट ये A1 मैग्नीट्यूड दिया हुआ आपको, तो 100 का स्क्वायर करो 10 बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर करो। ठीक है, तो ये आपको 100, सॉरी 10 दिया हुआ है ना, यहां पर 100 नहीं रखेंगे 10, वही मैं सोच रहा था क्या मिस्टेक हुआ यहाँ। 100 बाय 2 50, तो अंडर रूट 50 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है, सी जो है। ऐसा होता क्यों है यार, देखो सबसे पहली बात क्या होता है, मूविंग आयरन जो होता है वो एसी डीसी दोनों को कैलकुलेट कर सकता है, तो आप यहां डीसी भी अप्लाई कर रहे हो, एसी भी अप्लाई कर रहे हो, इसलिए ये आपको आरएमएस वैल्यू प्रोवाइड करा देता है। समझ गए बात, इसलिए आपको आरएमएस वैल्यू प्रोवाइड करा देता, ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम राइट आंसर है। और यहीं पर अगर वो आपसे पूछ लेता पीएमएमसी, पीएमएमसी पर, तो माय डियर तो उस पर डीसी कैलकुलेशन होता, ओनली 10 एम्पियर राइट आंसर आता। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोडायनोमीटर से भी पूछ लेता तो भी आपको यही मिलता आंसर। ठीक है ना, तो टेक केयर, मूविंग आयरन के अंदर आप कौन सी डैम्पिंग यूज करते हैं ये भी पता होना चाहिए, एयर फ्रिक्शन। चलिए, तो देखिए कितनी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ यहां डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भाई आपको रेंज को एक्सटेंड करना है, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा माय डियर, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। शंट रेजिस्टेंस लगाना है तो किस वैल्यू का लगाओगे, फॉर्मूला क्या होगा, एम की वैल्यू क्या होगी, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको मिलेंगे। ठीक है, ये इस बार भी एसएससी जेई में आए हैं, ये एकदम फिट क्वेश्चन है, आते ही आते हैं। बताएं गाइस व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन।
चलिए देखिए गाइज, आपको अगर ये वाला फॉर्मूला पता है तो आप इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से बना सकते हो। जितना एक्सटेंड करना है, ठीक, 0.1, ठीक है, 500 बाय 100, तो ये वैल्यू कितनी होगी 0.1/4, तो कितना जाएगा 0.025 ओम जाएगा। तो इतना वाला रेजिस्टेंस आपको मीटर के पैरेलल में लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज ए पूल ऑफ मोल्टन मेटल, इलेक्ट्रोस्लैग, MIG, सबमर्जर, TIG? जल्दी बताएं, व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। बताएं, जो मोल्टन पूल आप यूज करते हैं इनमें से किस में यूज करते हैं? मोल्टन पूल आप कभी भी क्या करिएगा, आप देखिए, आप जाइएगा इलेक्ट्रोस्लैग, इसका राइट आंसर है। लेकिन यहां पर आंसर तो मैंने बता दिया। ये मोल्टन पूल होता क्या है माय डियर, आप बताएं मेरे को जल्दी से। ये आप देखिए गूगल पर जाकर इस पिक, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्लैग इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रोस्लैग। ठीक, चलिए, प्लेन एंड द बट वेल्ड में बी यूज्ड ऑन द मटेरियल अप टू अप्रोक्सीमेटली, ऑप्शन ए, बी, सी, डी सब दिए गए हैं आपको, क्या होगा राइट आंसर? बताएं, कहां तक आप इनका यूज कर सकते हैं? व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन माय डियर? देखिए माय डियर, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 मिलीमीटर थिक। ठीक है, चलिए, इन आर्क वेल्डिंग, आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर्क बाय फ्लो ऑफ करंट, वोल्टेज, मटेरियल थिकनेस या कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस। जल्दी बताएं, कौन सा इसका राइट आंसर होगा? आर्क वेल्डिंग में जो आर्क क्रिएट होता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्क, वो कैसे क्रिएट होता है? ठीक है, आर्क वेल्डिंग, देखिए आर्क मतलब इलेक्ट्रोड के बीच में आयोनाइजेशन क्रिएट करना, है ना। फिर आपका क्या होगा, आयोनाइजेशन क्रिएट होने पर आर्क क्रिएट होगा। तो वो आपका कैसे होगा, तो यहां पर आप याद रखें, ये होता है फ्लो ऑफ करंट से। ठीक है, जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उतना ही आपका क्या होगा, आर्क आयोनाइजेशन होगा, फिर फ्लो ऑफ करंट उसे मेंटेन रखेगा। ऑप्शन नंबर ए। मोर रिले इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट, ये क्वेश्चन द्वारा आ गया बट कोई बात नहीं। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम लेंथ, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, क्या राइट आंसर होगा इसका? व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन माय डियर? मोर रिले, तो इसका आंसर होगा माय डियर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, इसके बारे में अपन लोग अभी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। फॉर आर्क हीटिंग द इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ, ठीक है, आर्क हीटिंग के लिए इलेक्ट्रोड्स किसके बने हुए होते हैं? कॉपर, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट या ACSR। ठीक है, आर्क हीटिंग के लिए आप किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रोड्स किसके बने होंगे? देखिए हीटिंग के अंदर मैं आपको ये लेक्चर्स में बहुत डिटेल में बता चुका हूं। ठीक है, कुछ नॉइस हो रहा होगा तो गाइस थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, समझ सकते हैं आप क्या करें, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का आप यूज करते हैं, यानी कार्बन का ये एलोट्रॉप है। ठीक है, तो कार्बन भी, अगर कार्बन भी लिखा आता है तो भी सही है, ग्रेफाइट लिखा आता है तो भी सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थ्री फेज फॉल्ट इन अनसिमेट्रिकल फॉल्ट इज, मतलब कौन सा वाला सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है, मोस्ट कॉमन टाइप? तो देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सिमेट्रिकल कौन से होते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट, और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कौन से होते हैं। तो यार सिमेट्रिकल फॉल्ट जो होते हैं आपके, वो ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड होता है, और ट्रिपल लाइन टू, ये ट्रिपल लाइन और ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड। अनसिमेट्रिकल में लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन, डबल लाइन टू ग्राउंड। ठीक है,
और आपका ये 3 होते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कौन सा हो रहा है, मोस्ट कॉमन, तो लगभग 80% के लगभग ये फॉल्ट होते हैं। और अगर सबसे ज्यादा, लेकिन ये वाला जो है लीस्ट सीवर है, ठीक है, और ये वाला मोस्ट सीवर है, ठीक है, लेकिन इसका जो रेट है ये मोस्ट कॉमन नहीं, इट्स वेरी रेयर, 10% के अराउंड होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आपसे पूछा मोस्ट कॉमन टाइप, तो सिंगल लाइन टू ग्राउंड होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। और डबल लाइन टू ग्राउंड वाला, 3 फेस वाला जो होगा ये आपका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है गाइस। या आपका इसे डेड सर्किट भी कहते हैं, डेड शॉर्ट सर्किट, ठीक है, फॉल्ट करंट सबसे ज्यादा होगा इसमें। नेक्स्ट, इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस देन द स्किन इफेक्ट इज, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। सप्लाई इंक्रीज करने पर आपके स्क्रीन इफेक्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्किन इफेक्ट पर, क्या है इसका राइट आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन माय डियर। देखो सबसे पहली बात तो जो स्किन डेप्थ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के, तो फ्रीक्वेंसी अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी, और स्किन इफेक्ट जो होगा ये इंक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद रखें एरिया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, इनके प्रोपोर्शनल होता है ये स्किन इफेक्ट। पीएन जंक्शन इज, व्हाट इज पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन क्या है इनमें, जल्दी बताएं गाइस। पीएन जंक्शन जो है इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, देखो जब पीएन जंक्शन आप बनाते हैं तो ये बनता है आपका डायोड, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, ये स्विच भी बनेगा भाई। अगर आप इसे फॉरवर्ड बायस में यूज करोगे तो ये होता है शॉर्ट सर्किट, अगर आप इसे रिवर्स बायस में यूज करेंगे तो ये होगा ओपन सर्किट, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये रेक्टिफायर की तरीके से यूज करते हैं अपन लोग एसी को डीसी बनाने में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें पता चली होंगी। मेगर इज एन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन किस में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो मैं आपके साथ सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं जिससे आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो ऐसे क्वेश्चंस में, कि जहां एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना। जल्दी बताएं व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन माय डियर। मेगर 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 जो होता है आपका, सबसे पहली बात आपके इंसुलेशन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए काम में आता है, मतलब ग्रेटर देन 1 मेगा हो, 0.1 मेगा हो रेजिस्टेंस इन वायर्स का होता है, ठीक है। इसे कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका जो मेन पॉइंट है, कितने आरपीएम, 160 आरपीएम, ठीक है। इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क कहां से मिलता है आपको, मूविंग कॉइल से मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक जनरेटर भी होता है, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें मैंने आपको यहां पर डिस्कस की हैं, ये सारी चीजें आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूं इन 35 क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 35 में से 35 सॉल्व किए होंगे, कुछ के हो सकते हैं 30 तक होंगे, बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप अगर यूपीपीसीएल जेई, एसएससी जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है 21 नवंबर से, ठीक है, 20 नवंबर से, उसके अंदर एनरोल्ड हो जाइए, ठीक है, राहुल 11 कोड के साथ। मुझे आप अपना मेंटर बना लो, मेरे साथ के साथ आपको सारी टीम मिलेगी,
ठीक है, 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, मेरी मेंटरशिप और गाइडेंस मिलेगी एग्जाम के दौरान। मैं आपसे पर्सनली टच में रहूंगा, बात करूंगा आपसे। थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, टेक केयर और एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन गाइस। ठीक है, दिवाली का माहौल है, एंजॉय भी करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। इस